रब कना तेरे ही नाम से इब्तिदा करूँ, तेरे ही नाम से आगाज़। तू हलीम भी, तू करीम भी, तू मेरे ख्यालों में बशा मसाले शमीम हैं। मेरा हर्फ तेरी अमानतें करके मनसूख तेरी ज़ात से, कुछ लफ्ज़ अपने नाचीज़ हवाले से सरफराज करूँ। ये तहेल के औराने भी हैं, बख्शिश तेरी खा के सहरा हूँ, मगर चाँद पे परवाज़ करूँ। तेरे ही नाम से आगाज़ करूँ, तेरे ही नाम से आगाज़ करूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअददि कुल्लि दाइन दुआइन व बिअददि कुल्लि मिल्लतिन शुआइन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट बैरिस्टर महमूद ख़ान। जैसे कि एवरी हफ्ते को 6 से लेकर 7 बजे हम लाइव आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं लीगल टॉक, तो उसी सिलसिले में आज भी मैं हाज़िर हूँ। अगर आपको कोई भी कानूनी मसला है, इमिग्रेशन के हवाले से, लैंडलॉर्ड टेनेंट के हवाले से, प्रोबेट के हवाले से, विल्स के हवाले से, फैमिली का मैटर है या क्राइम का है, फौजदारी का है, तो किसी किस्म का भी कोई लीगल इशू है, आपको यहाँ पे हो, इंग्लैंड में है प्रॉब्लम, यूरोप में है या फिर पाकिस्तान में है, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं स्टूडियो में। हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पे जो है वो जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फेसबुक के जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो फेसबुक पे भी हमने नंबर दे दिया है स्टूडियो का, तो आप किसी कहीं से भी आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन नंबर है। अगर आप पाकिस्तान से या मिडिल ईस्ट से टेलीफोन करना चाहते हैं तो ये आपको काफ़ी चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है, क्योंकि मोबाइल नंबर जो है उससे भी ये जो है ये चीप है, क्योंकि ये एक लाइन नंबर है। तो आप जहाँ भी हैं इस वक्त, ये लाइव प्रोग्राम है, आप कॉल कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक तसल्ली बख्श जो है वो जवाब दे सकूँ। नाजरीन, लास्ट वीक को एक दो सवाल जो है नाजरीन ने किए थे, तो उनमें थोड़ा सा जो है ना वो क्लियरिटी नहीं थी, तो मैं वो क्लियर कर दूं क्योंकि टाइम कम था उस वक्त। तो सवाल दोनों टुवर्ड्स द एंड ऑफ जो है प्रोग्राम में आए थे, वो थे इन रिलेशन टू जो है वो सवाल किया था कि ये जो 10 साल का एक रूट होता है, जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकते या उनके पास थ्रेश होल्ड जो 18,600 तनख्वाह पूरी नहीं कर सकते, तो उनको होम ऑफिस 10 साल के रूट पे डाल देता है। और 10 साल के रूट के एंड पे जो है वो बेसिकली क्या उनको फिर भी इंग्लिश लैंग्वेज करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो एक सवाल किसी ने ये किया था, और एक सवाल बाद में किसी ने ये किया था कि इनडेफिनेट लीव के लिए क्या हमें इंग्लिश लैंग्वेज करनी पड़ेगी या नहीं। तो ये दोनों आई थिंक सिचुएशन क्लियर नहीं थी उस वक्त। तो इनडेफिनेट लीव जो होता है उसके लिए तो डेफिनेटली आपको जो है जो इंग्लिश लैंग्वेज करनी पड़ती है, लेकिन जब आपको 10 ईयर रूट पे डाल देते हैं तो फिर वो डिस्क्रेशनरी लीव में आप आते हैं। तो डिस्क्रेशनरी लीव के बाद 10 साल के बाद जब आप इंग्लिश अप्लाई करेंगे तो फिर आपको जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो है ना, ये इवन तो 10 साल के बाद आप इंडेफिनेट लीव के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो डिस्क्रेशनरी लीव के थ्रू आपने 10 साल पूरे किए हैं, तो उस वक्त आपको जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप 5 साल के बाद जो है इंडेफिनेट लीव लेते हैं तो फिर आपको जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करते तो इसीलिए फिर आपको वो 10 साल के रूट पे करते हैं। तो 10 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं वो डिस्क्रेशनरी के अंडर आता है, तो उसके बाद जो है आप जब इंडेफिनेट लीव अप्लाई करेंगे तो फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज करने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो अदारा है नेशन वाइड लॉ एसोसिएट, उसमें हम जो है वो जो हमारी हम चार्ज जो होता है उसमें 10% जो है वो हम जो है चैरिटी को देते हैं। तो 10% जो भी हमारी अर्निंग होती है उसमें 10% जो है वो एक्चुअली चैरिटी को जाती है एवरी मंथ, क्योंकि हमने लास्ट ईयर जो है एक जो है वो किया था, इन किस्म क्या कहते हैं कि एक वादा या एग्रीमेंट की थी हमने अल्लाह मियाँ के साथ कि 10% जो हमारी अर्निंग में जो है वो बेसिकली जो है वो जो है हम अल्लाह की राह में जो है वो देंगे। तो जो भी हमारी अर्निंग होती है एवरी मंथ उसमें 10% जो है वो शेयर अल्लाह मियाँ का होता है, और वो हम खिदमत खलक के लिए जो हम वो डोनेट करते हैं। नाजरीन, एक और बात जो है ये यूरोपियन के हवाले से है, क्योंकि यूरोपियन जब ये चल रहा था सिलसिला, तो बहुत सारे कुछ एजेंट ऐसे थे जिन्होंने लोगों को जो है गलत इन्फॉर्मेशन दी और फिर उनके एप्लीकेशन भी डाले, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने जो है वो इनफैक्ट मेड अप भी किए। तो मेरी ऑब्वियसली इतला में आया है कि बहुत सारे ऐसे लोगों के एप्लीकेशन ख़राब हुए हैं। वो लोग इनफैक्ट यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन उनका ये हुआ कि उनकी डिटेल ले लिए इन एजेंट लोग थे जो
उन्होंने डिटेल लेकर फिर यहाँ पे उनको रजिस्टर कर दिया। लोग इनफैक्ट यूरोप में ही रहे, यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन पेपर पे जो है को उन्होंने इस तरह की इस किस्म का जो है वो चालाकी की, और वो फिर उनके रिश्तेदार या उनकी बीवी और बच्चों का एप्लीकेशन उन्होंने डाला, और बहुत सारे पैसे भी लिए उन लोगों ने, ऐसे एजेंट जो हजरात थे उन्होंने। तो अगर ऐसा कोई सिलसिला हुआ है आपके साथ तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या पॉसिबल, क्या आपके लिए क्या आप कर सकते हैं इस हवाले से, और उन लोगों से आप पैसे कैसे ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान में बैठे हुए लोग थे, उन्होंने एप्लीकेशन डाले हैं, और उनके जो रिलेटिव थे जो यूरोप में, उन्होंने डिटेल लेकर फिर उन्होंने जो है वो एप्लीकेशन डाले। जैसे मैंने कहा कि ऑन पेपर उन्होंने शो ये किया है कि ये लोग जो है वो जहाँ इटली में थे या स्पेन में थे या पुर्तगाल में थे या वहाँ यूरोपियन कंट्री से वो जो है शिफ्ट करके मूव करके वो जो है इंग्लैंड चले आए हैं, और यहाँ से फिर जो है उन्होंने एप्लीकेशन जो है, क्योंकि 31 दिसंबर को यूरोपियन एप्लीकेशन जो है वो बंद हो रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने जो है एप्लीकेशन डाले, उनके अपने जो रिलेटिव थे उनको ज्वाइन कर सके यहाँ इंग्लैंड में। तो ये इस तरह का जो लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो सिस्टम को जो है सिस्टम से ज़्यादा अपने आप को होशियार और चालाक समझते हैं, तो इस किस्म को बाईपास करते हैं, लेकिन ये बाईपास होता नहीं है। इनफैक्ट एट द एंड ऑफ द डे जो लोग इसमें पीछे जाते हैं वो वही होते हैं जिनके डिटेल वो इस्तेमाल करते हैं, उनके पैसे भी जाते हैं बहुत सारे, और फिर उनका जो है वो एक रिकॉर्ड जो है वो गलत किस्म का रिकॉर्ड भी जो है वो चला जाता है सिस्टम में। क्योंकि अगर यूरोप में आप रहते हैं तो इंग्लैंड में अगर आपका कोई इस तरह का इस किस्म का जो मसला हो तो फिर वो यूरोप में भी शेयर किया जा सकता है, या यूरोप में हो तो इंग्लैंड में भी शेयर किया जाता है। तो ये इस किस्म के जो है लोगों से जो है इनफैक्ट कोशिश करें बचें, जो सही तरीक़ाकार है उस पर चलें। क्योंकि जब कानून आपको एक इजाज़त दे रहा है कि आप ये इस तरीके से ये एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो फिर ये एजेंट जो होता है ये तो प्योरली मनी की ऑब्वियसली मनी की वजह से ये करते हैं। तो वो आप उनको तो कोई अगर केस हो जाता है तो वो अपने पैसे ले लेते हैं, केस ना भी हो तो वो पैसे ले लेते हैं, लेकिन नुकसान जो है वो क्लाइंट का होता है। तो ऐसी चीज़ों से जो है कोशिश करें कि आप जो है ना वो दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें। अगर आपके साथ इस किस्म का कोई अगर फ्रॉड हुआ है तो हमें रब्ता कर सकते हैं, तो मैं अपनी कोशिश करूँगा कि आपको एक जो है अच्छा जो एडवाइस है वो दे सकूँ। नाज़रीन, जो आज ये एक और बात मैं करना चाहता हूँ, ये है जो लोग केयर्स अलाउंस लेते हैं। क्योंकि केयर्स अलाउंस अगर आपने अपनी बीवी या हस्बैंड को बुलाना चाहते हैं सेटलमेंट के लिए, तो उसमें जो 18,600 तनख्वाह है उसकी जो एग्जम्पशन जो लोग केयर्स अलाउंस पे हैं उनको जो है वो एग्जम्पशन मिलती है। तो नॉर्मली तो केयर्स अलाउंस जो आई थिंक मैक्सिमम जो वो वीकली जो पेमेंट होती है वो आई थिंक 67 पाउंड कुछ पेनी होती है, क्योंकि दैट इज सेल्फ जो है वो आपको मेंटेन तो कर सकती है, लेकिन अगर आप अपना पार्टनर को लेकर आएंगे तो फिर दैट इज़ नॉट अनफ। तो उसके साथ आपको फिर इजाज़त दी जाती है कि आप 16 घंटे जो है वो काम हफ्ते में 16 घंटे जो है वो आप काम कर सकते हैं। फिर आपकी जो टोटल अर्निंग होती है हफ्ते की, अगर आप अपनी बीवी या हस्बैंड को बुलाना चाहते हैं विद द केयर्स अलाउंस का बेनिफिट के साथ, और उसके साथ जो है आप 16 घंटे का जो आपको इजाज़त होती है काम करने की, उसमें आप फिर जो है वो टोटल मनी जो है आपने हफ्ते को दिखानी है 128 पाउंड पर वीक। और इसमें अकोमोडेशन भी आ जाती है, क्योंकि वो 120 पाउंड जो मेन जो लिमिट है उनकी यही है। तो ये अगर आप केयर्स अलाउंस ले रहे हैं, और क्योंकि रिसेंटली मेरे पास क्लाइंट आए हैं उनको इस बात का इल्म नहीं था कि इनफैक्ट वो एग्जाम्प्ट है, क्योंकि वो केयर्स अलाउंस ले रहे थे, तो फिर मैंने उन्हें बताया। और ये मैंने इसलिए इसका जो रूल यही है कि आपको जो है वो केयर्स अलाउंस मिलता है, वो एक लेटर चाहिए होगा, यानी कि 28 डे से ज़्यादा पुराना नहीं हो ये होगा जब आप एप्लीकेशन करेंगे सेटलमेंट के लिए। तो वो लेटर जो आप जिसमें शो हो रहा हो कि आप केयर्स अलाउंस ले रहे हैं, वो लेटर जो है 28 डे के डेट के अंदर होना चाहिए एप्लीकेशन करने के वक्त। तो उस के अलावा फिर ऑब्वियसली आपने एक और बात इसमें जो है बहुत ज़रूरी ये है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो केयर्स अलाउंस आ रहा है वो इनफैक्ट जो केयर प्रोवाइड कर रहा है उसके नाम पे नहीं आ रहा है। इनफैक्ट जो जिसकी लुक आफ्टर की जा रही है अपना जो आपका रिलेटिव है उनके नाम पे आ रहा है। अगर
ऐसी सिचुएशन है तो फिर उसके लिए भी, क्योंकि आपने अपना अकाउंट दिखाना होता है और उस अकाउंट में फिर ये जो है ये टैली करना चाहिए कि केयर्स अलाउंस जो है वो आपको जो मिल रहा है वो आपके अकाउंट में भी जा रहा है, क्योंकि वो आपके अकाउंट में जो है वो नहीं जा रहा है, जिसके लिए आप केयर कर रहे हैं तो उनके अकाउंट में जा रहा है, तो फिर वो एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती है। और सम टाइम ऐसे भी होता है कि जो बच्चे होते हैं, इनफैक्ट जो लेटर आते हैं वो क्योंकि वालदैन अगर उनके जो है ना वो ये डिसेबिलिटी अलाउंस में ऐसे ज़्यादा होता है कि वालदान का नाम जो वो लेटर पे लिखा होता है, जो बच्चा है उसका नहीं लिखा होता। तो ये भी आप एहतियात करें, क्योंकि वो जो अगर डिसेबिलिटी अलाउंस को भी आपको एग्जाम्पशन होती है और जब वो आप डॉक्यूमेंट देते हैं तो उस पर इनफैक्ट वालिद का या वालदा का नाम हो तो नीचे वो ज़रूर लिखा होता है कि ये जो है ये किसके लिए दिए जा रहा है, लेकिन क्योंकि जब वो लेटर जो होता है उस पर नाम वालिद या वालदा का होता है तो ये बाद में जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होता है। वो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर क्योंकि नॉर्मली वो एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे होते, वो नॉर्मली जो है वो एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे होते हैं। तो नाजरीन एक कॉल ले लेते हैं, कॉल के बाद जो है वो फिर इस बारे में मैं बात जारी और सारी रखूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? हेलो। हेलो जी, कौन और कहाँ से? मैं लंदन से बोल रहा हूँ। मैंने यू के लिए अप्लाई किया था, उसमें एनआईसी और फोटो कॉपी भेजी थी पासपोर्ट की, मगर अब उन्होंने ओरिजिनल पासपोर्ट मंगवाया है, तो इसका क्या मतलब है कि वो पासपोर्ट पे क्या चेक करेंगे? आपने अप्लाई किया था ये अंदर जो यूरोपियन जो प्री सेटलमेंट था या सेटलमेंट की स्कीम में अप्लाई किया? हाँ, यहाँ अप्लाई किया, क्योंकि मैं यहाँ आता जाता तो कहूँ यहाँ रहा भी हूँ 6 महीने कई दफ़ा। एनआईसी अप्लाई किया, फोटो कॉपी भेजी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हमें अपना पासपोर्ट भेजें, तो इसकी क्या वजह है? नहीं, आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कम दिए हैं? नेशनल इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया है या नहीं इमिग्रेशन? नहीं नहीं, मैंने सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया था। मैं जर्मन पासपोर्ट है मेरा। हाँ, तो आपने प्री सेटलमेंट एप्लीकेशन दिया है या सेटलमेंट एप्लीकेशन? 5 साल इधर आपको हो गए हैं या अभी अभी नए आए हैं? नहीं, मैं आता रहता था, मैं 5 साल के लिए। 5 साल पूरे हो चुके हैं आपके? नहीं, मैं आता जाता रहता था यहाँ पर, तो प्री सेटलमेंट के लेकिन लिए अब यहाँ आपने, आया हूँ तो सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया है। अच्छा, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अपना पासपोर्ट भी भेजें। पासपोर्ट भेजे। हाँ। आपका पासपोर्ट फिर जो है वो किस मुल्क का है? यूरोपियन है या किसी और मुल्क का है? हाँ, यूरोपियन है, यूरोपियन है। अच्छा, वो एक्चुअली आईडी पर्पस के लिए शायद मांग रहे हैं, उसमें कोई कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्होंने मांगा तो आप भेज दें, कोई मसला नहीं है। वो कोई आईडी का अच्छा पर्पस की वजह से मंगवा रहे हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप भेज दें उसको। जी अच्छा। शुक्रिया, शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं। जी कौन और कहाँ से? हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं लंदन से बोल रहा हूँ। जी जी, अपना जो है टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, क्योंकि ये वॉइस जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। जी मेहरबानी। जी स्टूडेंट पाकिस्तान से आया है। जी जी, वो 4 साल का उसका कोर्स था हाँ हाँ, और उसका 1 साल का फाउंडेशन का कोर्स था। जी जी, तो वो कोर्स जो फाउंडेशन कर रहा था वो कोरोना की वजह से मेंटेन नहीं कर सका, तो उसमें उसके कुछ नंबर कम आ गए थे। तो फिर वो उसका जब रिजल्ट आया तो उसमें 3 नंबर कम थे, तो वो उन्होंने अपना दौरान ये इसके कि उसका वो टेस्ट ख़त्म हुआ, उसका वीज़ा भी ख़त्म हो गया 1 साल का। नहीं, उसने अप्लाई करना था ना फिर वो, अगर वो मसला बन गया था कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना का तो सिचुएशन ये थी ना कि जुलाई यानी कि पहला जब लॉकडाउन था उसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस ये किया था कि जिन लोगों को वीज़े ख़त्म हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सर्टन पीरियड तक जो एक्सटेंड हो जाएंगे। तो ये कब हुआ है उसका? उसमें जो था ना वो उसका हो सकता है कि वो उस रूल के अंदर पहले ही एक्सटेंशन उसको मिल गई है जो हाँ, नहीं, वो मैं आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ कि ये अक्टूबर में उसका ये नवंबर में उसका वो ख़त्म हो गया था वीज़ा। अच्छा, तो फिर वो हम वकील को किसी ने कहा, तो उसने वकील ने होम ऑफिस में लेटर लिखा कि इसका जो है ना ये क्योंकि कोरोना की वजह से इसका ये कोर्स पूरा नहीं कर सका, सही मेंटेन नहीं कर सका, तो इसको इसकी जो फ़ी है वो माफ़ कर दें ताकि ये दोबारा से उसका टेस्ट दे दे।
नहीं, फीस तो माफ करना एक बात है ना, फीस तो होम ऑफिस तो नहीं माफ करेगा ना, फीस हाँ, तो वो हाँ, कॉलेज यही करेगा था। ना। वो तो जी, उसको जी। एक्सटेंशन चाहिए, वो तो वीजे की एक्सटेंशन होम ऑफिस के लिए अप्लाई करना था ना, फीस का तो हाँ, उसने कॉलेज को कहना था ना। हाँ, नहीं, अब वो ये हुआ कि ऑफिस, वो होम ऑफिस वालों का लेटर आ गया है, उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको माफ कर देते हैं। अच्छा। अब वो जो कॉलेज का जो है, यूनिवर्सिटी का जो है, उनको उन्होंने लेटर जो है वो लिख दिया कि भाई जो है वो हमारी जो है ये कोरोना की वजह से ये अफेक्ट हुआ है, इसकी वजह से मेरा दोबारा टेस्ट ले ले। जी अब इसी दौरान जो है लड़के ने शादी कर ली, जी जी और उस लड़की की जो वेजिस है वो 19,000 है। जी जी। अब मसला यह है कि वो रजिस्ट्रेशन उसका कराना है, हाँ तो तो कराए, कोई मसला रजिस्ट्रेशन, नहीं, हो सकता है क्योंकि वो लीगली यहाँ स्टे कर रहा है लड़का, तो वो कैटेगरी स्विच कर सकता है, कोई मसला नहीं है, वो शादी कर सकता है। हाँ शादी तो कर लेगा, कर ली उसने। हाँ हाँ। मेरा मतलब जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर जाएगा तो उससे वो रजिस्ट्रेशन वाला उससे क्वेश्चन करेगा कि आपके पास वीज़ा नहीं है। नहीं, आप तो कह रहे हैं ना कि उसके वीजे का कोई एक्सटेंशन मिल चुकी है उसे, होम ऑफिस नहीं नहीं नहीं, वो तो सिर्फ लेटर उन्होंने लिखा है कि आपकी जो फीस है इसकी वो हमने माफ कर दी। वो तो तो अभी एक्चुअली वो वो फीस नहीं होगी, वो जो होम ऑफिस की फीस है उसके लिए उसने एग्जाम्पशन अप्लाई किया होगा। हाँ, जी, फीस जी, एग्जाम्पशन के लिए, वो जी। फीस एग्जाम्पशन अगर मिल गया तो वो एप्लीकेशन भेजे ना, फिर तो उसको अच्छा, एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा ना। अब क्योंकि अगर उसने वो फीस एग्जाम्पशन मिल गया, वो एप्लीकेशन भेजे, जब एप्लीकेशन भेजेगा तो हाँ। फिर शादी करेगा, शादी करके फिर आपने वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करे। शादी तो उसने कर ली। हाँ तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाए ना, उसका रजिस्ट्रेशन का डेट लें तो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें, और वो फिर उनको एक्सप्लेन करें कि हमने एप्लीकेशन डाला हुआ है होम ऑफिस में, वो एप्लीकेशन पेंडिंग है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मेरा मतलब कोई सीरियस मैटर तो नहीं होने वाला नहीं नहीं, कोई। कोई सीरियस मैटर नहीं है, क्योंकि मैं आप ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि आप बात सही तरीके से मुझे समझा सकें, लेकिन व्हाट आई अंडरस्टैंड वो ये कह रहे हैं आपके को फी एग्जाम्पशन जो है उसके वकील ने अप्लाई की थी, जो एप्लीकेशन उसने नेक्स्ट डालना है वो फी एग्जाम्पशन आपको मिल चुकी है। जब वो मिल चुकी है तो आप जो भी वो एप्लीकेशन डालना चाहता है वो डालें आप, उसके बाद फिर जो है वो जो है अपॉइंटमेंट लें जो है ना रजिस्ट्रेशन ऑफिस से, तो उस वहाँ पे कोई आपको मसला नहीं होगा। जी और शुक्रिया। अगर उसको एप्लीकेशन से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि अप्रैल के अंदर उसके 6 महीने पूरे हो जाएंगे जो उसकी जो वाइफ की वेजिस के। वो देखो उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, आप उस बात में मत जाएं, आप एक्चुअली पहले एप्लीकेशन करें, वो जो है वो इनफैक्ट जो है वो शो करेगी, जो भी उसकी अर्निंग है वो आप शो अटैच करके साथ शो कर दें और एक्सप्लेन करें। अच्छा शुक्रिया आपके कॉल का, मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ मुझे नहीं पता कि आप को ये बात खुद समझ आ रही है या आपका वकील ही कोई जो है वो आप सही तरीके से आपको समझा नहीं सका। ये कोई इतना मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है, वो एज ए स्टूडेंट इधर आया था, बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से वो अपना एग्ज़ाम नहीं कर सका, उसका वो वीज़ा एक्सपायर हो गया। वो क्योंकि इस वक्त रूल जो कोरोना के अंडर ये है कि जो वीज़ा इस ऐसी सिचुएशन में लोग हैं वो होम ऑफिस को बताएं और उनसे जो है वो इजाज़त ले लें एक्सटेंशन के लिए। अब मुझे लगता है कि वो कोई एग्जाम्शन के लिए उन्होंने अप्लाई किया, वकील ने, वो एग्जाम्शन मिल गया, आगे वो जो भी एप्लीकेशन डालना चाहता है वो डाले, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा ले, तो जैसे वो उसके बाद जो शादी का जो रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो फिर आप शादी इस बेसिस पे अप्लाई कर लें तो कोई मसला नहीं होगा। जी नाजरीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरह। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं इधर यूके से बात कर रही हूँ। मैं पूछना, मेरे 2 क्वेश्चन है आपके पास। पहला तो ये कि एक पाकिस्तान से डॉक्टर बुलाने के लिए क्या रूल और रेगुलेशंस हैं पाकिस्तान में, जो MBBS डॉक्टर है यहाँ यूके वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा। और सेकंड क्वेश्चन है कि कोई बंदा अगर डिपोर्ट हो जाए तो जब वो जैसे डिपोर्ट ऑर्डर जो है वो लाइक 5 साल पहले शायद इशू हुआ, और डिपोर्ट बंदा अगर 5 साल के बाद होता है तो वो 10 साल का जो बैन होता है बंदे के ऊपर, वो जब ऑर्डर इशू हुआ उस वक्त से काउंट हो गए वो 10 इयर्स, या फिर जिस दिन डिपोर्ट हुआ उसके बाद से शुरू हो गया, और वो 10 इयर्स पूरे करने पड़ते हैं जैसे पहले रिवोक हो सकता है। देखिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये पहला जो है वो तो क्योंकि वो डॉक्टर हैं वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे अगर वर्क परमिट मिल जाता है तो ये जो नए रूल्स आए हैं इसमें वो स्किल्ड लेबर के जो स्किल्ड रूल्स हैं उनके अंडर आते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे उनको जो है कोई एम्प्लॉयर चाहिए
मेडिकल प्रोफेशन से जो उनको इनफैक्ट एम्प्लॉय करे। अगर वो उनको जॉब ऑफर कर देते हैं और उनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है तो मेडिकल फील्ड में, तो वो अंडर दैट जो है वो कैटेगरी में वो यहाँ आ सकते हैं, अंडर वर्क परमिट के जो स्किल कैटेगरी है। दूसरी जो बात आपने कही है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू है, बहुत सारे वकीलों को भी इसका इल्म नहीं होता है। रिसेंटली मैंने एक केस किया था, उसमें यही सिचुएशन थी कि ऐसे हुआ कि आदमी को डिपोर्ट किया गया। वो डिपोर्ट जब हुआ तो डिपोर्ट होने के बाद 1 साल के बाद जो है वो इनफैक्ट दोबारा मुल्क में एंटर हो गया, फिर यहाँ कोई 4 साल रहा, फिर उन्होंने डिपोर्ट किया, फिर वो जो है वो चला गया और वहाँ पे फिर उसने कुछ अरसा किया, तो उसके टोटल अरसा जो था वो 10 साल का पूरा हो चुका। और फिर उसने जो है एप्लीकेशन डाला तो उसमें इशू ये था कि क्या जो पीरियड वो यहाँ पे रह कर गया है, क्या वो पीरियड जो है वो उसका जो 10 साल का पीरियड की वो ख़त्म हो जाता है या नहीं ख़त्म होता। क्योंकि रूल ये कहता है, कानून ये कहता है कि वो जो पीरियड होता है 5 साल का, 10 साल का या 1 साल का, जो भी बैन आपको लगता है, वो आपने मुल्क से बाहर गुजारना है, मुल्क के अंदर नहीं है। अगर 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 वो इनफैक्ट डेपुटेशन ऑर्डर इशू हो चुका था और इनफैक्ट वो आदमी वापस नहीं गया और यहाँ ही रह गया और उसके बाद फिर वापस गया है, तो 5 साल का पीरियड जो है नॉर्मली अगर 5 साल का था तो वो उसको बाहर रहना पड़ता है। ये इशू जो है ना ये कॉम्प्लिकेटेड है, इस पर अपील भी हो सकती है, अदालत में जो है केस चैलेंज भी हो सकता है। अगर आप सर्टिफिकेट एक होता है, वो सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। इस सिचुएशन में याद रखना, ये जो मेरे कॉलेग जो वकील हजरात भी सुन रहे हैं, तो इस बात को जहन में रखना कि ऐसी सिचुएशन में आप स्ट्रेट अवे एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हैं। अगर आप डालेंगे तो फिर वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगा विदाउट फर्दर कंसिडरेशन, क्योंकि सबसे पहले आपने होम ऑफिस को एप्लीकेशन देनी है, जिससे वो जो है वो आपने सर्टिफिकेट लेना होम ऑफिस से जो डिपोटेशन रिवोक करेगा। अगर वो रेवोकेशन का सर्टिफिकेट आपने नहीं लिया हुआ तो फिर आप एप्लीकेशन जो भी करेंगे ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने वो रिवोकेशन का एक सर्टिफिकेट लेना है, तो वो अगर आपको इजाज़त मिल जाती है तो फिर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नाजरीन, टाइम हो गया है ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।